कहते हैं कि जब सत्ता के सिंहासन पर बैठा राजा कमज़ोर होता है तो उसे हर वक्त अपनी सत्ता गंवाने का डर सताने लगता है। ऐसे में वो कुछ ऐसी हरकतें कर बैठता है जिससे उसकी कमज़ोरी सबके सामने आ जाती है। पहला काम वो करता है कि उसके खिलाफ उठने वाली हर उस आवाज़ को दबा देता है जो उसकी आलोचना करता है। दूसरे, वो उन लोगों को अपना लेता है जो दरअसल उसके शुभ चिंतक नहीं बल्कि चापलूस होते हैं। और तीसरा, वो अपने प्रोपेगेंडा के हर जरिए को इस्तेमाल करता है ताकि उसको एक मैसेजिंग दे सके जनता के बीच कि राजा दरअसल डरपोक नहीं बहादुर है। लेकिन इन तीनों ही वजह से उसकी असल हकीकत जनता के सामने आ जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल खबर हाट। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी और उसके लिए अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अभी जो मैंने ये राजा के कहानियाँ, राजा की निशानियाँ आपको बताई, इस वक्त देश में क्या ऐसा ही कुछ माहौल नज़र आ रहा है? लग तो रहा है कि राजा को ये डर सताने लगा है कि कहीं 2 महीने बाद उसके हाथ से उसकी सत्ता, उसकी गद्दी तो नहीं चली जाएगी। इसलिए हर उस आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, हर उस आवाज़ से डर दिख रहा है उस आवाज़ का जो उसकी आलोचना कर रहा है। अभी ताज़ा उदाहरण है ये ध्रुव राठी। ये ध्रुव राठी है कौन? मैं पहले आपको बता देता हूँ जिन्हें नहीं पता। ये भी हमारी तरह एक यूट्यूबर है। यूट्यूब पे वीडियो बनाता है और सरकार से सवाल पूछता है। रहता जर्मनी में है लेकिन बेसिकली हरियाणा का रहने वाला है। ये भी बैकग्राउंड में आपको बता दूं, इनकी पत्नी भी जर्मन है। इन्होंने एक हाल ही में ये वीडियो बनाया डेमोक्रेसी को लेकर, जिसको लेकर इस वक्त देश में बड़ा कौतूहल मचा हुआ है। ये वीडियो तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देख चुके हैं। यानी कि ये वीडियो जो हार्ड हिटिंग वीडियो ध्रुव राठी ने बनाया है कि देश में डेमोक्रेसी खतरे में है, हम डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं, लोग इसको पसंद कर रहे हैं। तो क्यों पसंद कर रहे हैं? क्या इस वजह से कि ये बात उसकी सही लग रही है? लोगों को तो बात सही लग रही है लेकिन सरकार को ये बात बहुत बुरी तरह से चुभ गई है और इसलिए अब ध्रुव राठी इन दिनों बहुत निशाने पर हैं सरकार के, IT सेल के और भक्तजनों के। अब ध्रुव राठी पर इस तरह से लगातार हमला होने लगा है कि शायद ध्रुव राठी ने सोचा भी नहीं होगा कि उनके इस वीडियो पे इस तरह का रिएक्शन आएगा। हालांकि ध्रुव राठी के पहले भी कई वीडियो पे इस तरह के रिएक्शन आए हैं, लेकिन जिस तरह का रिएक्शन अब आ रहा है वो रिएक्शन देख के दरअसल हैरानी होती है। अब मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि कुछ जो भक्तजन है उनमें से एक हैं, ये अभी और न्यू करके ये वीडियो डालते हैं, ये भी यूट्यूबर हैं। ये लिखते हैं, द पीपल हु डोंट वोट फॉर देयर लीडर्स, हु हैव लेफ्ट द कंट्री फॉर बेटर अल्टरनेटिव, हु पे टैक्सेस इन अदर कंट्रीज, हु यूज इंडियन ब्रांड सेल टू इंडियन कंज्यूमर, टेक दैट मनी एंड ट्रेवल द वर्ल्ड, शुड नॉट मेक वीडियोज अबाउट हु वी शुड वोट फॉर। इनका ये कहना है कि ध्रुव राठी जो विदेशों में रहते हैं, विदेशों में टैक्स देते हैं, उन्हें कोई हक नहीं है कि भारत के बारे में वीडियो बनाए कि किसे वोट देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए। दोगलीपंथी देखिए, इसी शख्स ने एक वीडियो बनाया है कि चाइना में किस तरह से डेमोक्रेसी ख़त्म की जा रही है। अगर ये चाइना की डेमोक्रेसी पे वो वीडियो बनाए भारत में रह के तो ये देशभक्त है। एक भारतीय जो विदेश में रह रहा है, अगर वो भारत की डेमोक्रेसी के खतरे पे वीडियो बनाता है तो वो देशद्रोही हो जाता है। गजब है ये देश भाई साहब। ध्रुव राठी विदेशी हो जाते हैं जिसके माँ बाप अभी भी हरियाणा में रहते हैं और आता रहता है ध्रुव राठी, आते रहते हैं हरियाणा। लेकिन ऋषि सुनक जो कई पुश्तों से ब्रिटेन में रह रहे हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री, वो हिंदुस्तानी होते हैं क्योंकि वो प्रधानमंत्री के खास दोस्त हैं। लोगों ने तो इसीलिए सवाल उठाना शुरू कर दिए कि अगर गोदी मीडिया ये काम करती होती तो ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर को ये काम नहीं करना पड़ता और इतनी बड़ी हस्ती नहीं बन जाती कि सरकार को हिला दे या सरकार में खलबली मचा दे। ये सवाल भी बहुत वाजिब है, लोगों ने बहुत सही सवाल उठाया है। अब जाहिर सी बात है कि इतना वायरल वीडियो है, इतने लोग देख रहे हैं, तो IT सेल और उनसे जुड़े लोग या उनसे जुड़े भक्तजन कैसे पीछे रह सकते हैं, ड्यूटी पे लग गए। तो अब एक नई थ्योरी IT सेल ने निकाली है। ये भाई साहब है विजय शंकर तिवारी, इनका एक ट्वीट आपको दिखाता हूँ। ये कह रहे हैं कि जानकारी मिली है कि सनातन विरोधी एजेंडा चलाने वाले ध्रुव राठी का असली नाम बदरू राशिद है
और ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं और इनकी पत्नी का नाम भी जूली नहीं जुलेखा है और ये भी पाकिस्तान से हैं। और बदरू राशिद यानी ध्रुव राठी की फंडिंग पाकिस्तान, चीन, दुबई, मालदीव, कनाडा, रूस, तुर्की और पेंडोरा से होती है और जॉर्ज सोरोस के अकाउंट से इसे मोदी का विरोध करने के लिए पैसा भेजा जाता है। ये इस तरह का प्रोपेगेंडा अब चलाना शुरू कर दिया है इन्होंने ध्रुव राठी के खिलाफ। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये भाई साहब को लोग पढ़ भी रहे हैं, जबकि सबको मालूम है कि ध्रुव राठी के माँ बाप अभी भी हरियाणा में रहते हैं। ध्रुव राठी के बहुत से वीडियो हैं अपने गांव के, हरियाणा के गांव में ठेठ किसान का बेटा है, उनके रिश्तेदार सब यहीं रहते हैं। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि ध्रुव राठी का नाम बदरू राशिद है और ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं। इस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा चलाकर ध्रुव राठी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और ये अकेले नहीं हैं, ऐसे कई लोग हैं जो इस ट्रेंड पे चल रहे हैं, ध्रुव राठी को निशाना बना रहे हैं, जिसमें बहुत हस्तियां भी हैं जो अभी फ़िलहाल लोकतंत्र को लेकर ज्ञान दे रही हैं, चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे फिर कोई और हो। बल्कि हैरानी तो मुझे तब हुई जब पाकिस्तान का ये क्रिकेटर दानिश कनेरिया ये भी हिंदुस्तानियों को देशभक्ति सिखा रहा है और हिंदुस्तान के मुसलमानों की भारत के प्रति कितनी वफादारी है इस पे लेक्चर देता है। और ख़ुद ये भाई साहब पाकिस्तान में रहकर मैच फिक्सिंग के आरोप से घिर चुके हैं, गुजर चुके हैं। अब एक मैच फिक्सर सिखाएगा कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों को देशभक्ति कैसे करनी चाहिए, कौन देशभक्त है कौन नहीं है। क्या ये भी अदनान सामी की तरह भारत की नागरिकता के चक्कर में है? तो सीधा बता दीजिए, क्योंकि आज के वक्त में हो तो ऐसा रहा है कि जो सरकार की चमचागिरी करे वो चाहे जितना ही मर्जी दागी क्यों ना हो, सबका स्वागत है। तो हो सकता है थोड़े दिनों में आपको दानिश कनेरिया का स्वागत भी होता हुआ दिख जाए, कोई हैरानी की बात नहीं होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये मामला सिर्फ ध्रुव राठी का नहीं है, ये मामला किसी एक यूट्यूबर का नहीं है, ये मामला किसी एक दो सोशल मीडिया या इंडिपेंडेंट मीडिया के लोगों का नहीं है। हम जैसे बहुत बड़ी जमात हो गई है इस हिंदुस्तान में जो इंडिपेंडेंट मीडिया का काम कर रही है और इंडिपेंडेंट मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार से सवाल पूछती है। और यही बात सरकार को चुभती है, क्योंकि जो गोदी मीडिया है वो तो कभी ये सवाल नहीं पूछता, इसलिए सवाल पूछने वाले ये इंडिपेंडेंट मीडिया का सहारा लेते हैं। हम जैसे लोग इंडिपेंडेंट मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखते हैं और इसीलिए जिस तरह से इंडिपेंडेंट मीडिया की फॉलोअर भारत में बढ़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट मीडिया की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उसको देख के सरकार भी सख्ते में है और साथ ही सबसे बड़ा खतरा गोदी मीडिया चैनलों को हो गया है। इसलिए आप देखोगे कि सभी गोदी मीडिया चैनलों के अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी हैं और नेशनल मीडिया पे बेशक चाटुकारिता करते हैं, एक तरफा खबरें दिखाएं, लेकिन डिजिटल मीडिया पे कभी कभी रोज़ाना नहीं, कभी कभी सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत कर लेते हैं। कभी कभी ऐसी चीज़ दिखा देते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो सरकार को अनकंफर्टेबल कर सकती है, लेकिन नेशनल मीडिया पे कभी नहीं दिखाएगी। इसीलिए शायद अब सरकार के निशाने पर ये इंडिपेंडेंट मीडिया आ गई है। अब आप सबको मालूम है कि सरकार एक बिल ला रही है, आपको मालूम है, ब्रॉडकास्ट बिल 2023। उस बिल में जिस तरह की चीज़ें रखी गई है, माना यह जा रहा है कि सरकार जैसे ही तीसरी टर्म में आएगी तो सबसे पहले ये ब्रॉडकास्ट बिल लागू करेगी। कहने को तो ये ब्रॉडकास्ट बिल OTT प्लेटफॉर्म पर एक तरह की सेंसरशिप लगाने की कोशिश है, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म पर इन दिनों आप देखते हैं कि बहुत भद्दी गालियां परोसी जाती है, इस तरह का कंटेंट परोसा जाता है उसको रोकने के लिए। लेकिन अगर इस बिल को कोई ध्यान से देखे तो अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको देख के साफ पता लगता है कि अब ये बिल जब लागू होगा तो सबसे बड़ी मार डिजिटल कंटेंट क्रिएटर पर होगी। वो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर जो न्यूज़ से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं, यानी हमारे जैसे यूट्यूबर। इस बिल में कई ऐसे प्रावधान हैं कि जिससे ये इंडिपेंडेंट मीडिया का गला आराम से घोटा जा सकता है। आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि इसका एक आर्टिकल 20 क्लॉज 20 है, जिसके हिसाब से गवर्नमेंट जब चाहे, जैसा चाहे, जिसका चाहे वीडियो डिलीट कर सकती है सोशल मीडिया से, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, किसी का भी डिलीट कर सकती है। उसके अलावा सरकार को ऐसी अथॉरिटी है कि अगर सरकार को लगे कि जो मीडिया कंपनीज का कंटेंट जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कंटेंट बना रहे हैं न्यूज़ से रिलेटेड, वो सरकार की पॉलिसीज़ को सूट नहीं करते, सरकार की गाइडलाइंस पे जो कोड बनाए हैं उसको सूट नहीं करते, तो उस आदमी का या उस क्रिएटर का इक्विपमेंट भी सीज कर सकता है। यानी हमारे पास जो थोड़ा बहुत इक्विपमेंट होता है वो भी सरकारी अधिकारी उठा के ले जा सकता है। और इसके अलावा इसमें एक चीज़ और भी साफ है कि सभी
जो क्रिएटर हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर पोर्टल है, चाहे हम जैसे, उन्हें इन सभी कानूनों का पालन करना पड़ेगा जो कोड्स इस जो है डिजिटल बिल में दिए गए हैं। तो इस बिल में ऐसे बहुत सारे क्लॉज हैं जो सीधा सीधा दिखाते हैं कि किस तरह से इंडिपेंडेंट मीडिया पर सरकार का कब्जा हो जाएगा, सरकार अपनी मर्जी से उसको चला सकती है, सरकार कंटेंट उड़ा सकती है, सरकार उसमें अपना कंटेंट डाल सकती है। इसका डिटेल वीडियो एक और यूट्यूबर है देशभक्त, इनके वहाँ देखिएगा, आकाश बनर्जी बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, इन्होंने इसी चीज़ पे एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, वो भी आपको ज़रूर देखना चाहिए। और ध्रुव राठी का वीडियो भी ज़रूर देखना चाहिए अगर आपने नहीं देखा है तो। ये दोनों वीडियो अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि दरअसल अभी जो हम आपसे बात कर पा रहे हैं, अभी हम जो सवाल उठा रहे हैं, शायद कुछ महीनों बाद आपसे ना कर पाएँ अगर ये सरकार रिपीट होती है। लेकिन ध्रुव राठी के वीडियो ने एक चीज़ और भी बता दी जो मैंने शुरू में कहा कि सरकार घबराई भी है। सरकार को लग रहा है कि इस तरह की बातें लोगों के बीच में अगर चली जाती हैं तो एक नया नैरेटिव खड़ा हो जाएगा, और लोग पसंद भी कर रहे हैं। क्योंकि अगर एक वीडियो को, एक यूट्यूबर के एक वीडियो को 2.5 से 3 करोड़ लोग देख रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, तो समझिए कि अंदर, लोगों के अंदर इस चीज़ को लेकर कुछ तो उत्सुकता है, कुछ तो जिज्ञासा है, जो जानना चाहते हैं, जो इस तरह की बात सुनना चाहते हैं। अब दूसरी तरफ आपको याद होगा कि ठीक 2019 के चुनाव से पहले एक फिल्म आई थी, द सर्जिकल स्ट्राइक, उड़ी, जिसमें विकी कौशल हीरो थे। 300-350 करोड़ रुपया उस फिल्म ने बनाया था, और उस फिल्म का क्या असर हुआ था चुनाव के दौरान, ये भी हम सब ने देखा था। बहुत से सवाल उठे थे कि ये फिल्म सच्चाई पे है या एक पक्ष को रखती है, प्रोपेगेंडा करती है, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर उस वक्त कोई सवाल नहीं पूछ सकता था। जो सवाल पूछ रहा था वो देशद्रोही की कैटेगरी में आ रहा था। तो इसलिए ये फिल्म ने खूब कमाया, और इसके डायरेक्टर थे आदित्य धर और यामी गौतम, उसमें भी हीरोइन थी और हीरो थे विकी कौशल। कट टू 2024 का चुनाव, और ठीक चुनाव से पहले एक और प्रोपेगेंडा फिल्म आती है, आर्टिकल 370। आपको याद है कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने बाकायदा जम्मू में इस फिल्म का जिक्र किया था अपनी पब्लिक भाषण में। और जब प्रधानमंत्री जिक्र करते हैं जिस फिल्म का, तो आप समझिए केरला स्टोरी का भी उन्होंने जिक्र किया था, द कश्मीर फाइल का भी जिक्र किया था, और वो फिल्में कैसी थी वो आप सबको मालूम है। तो एक और प्रोपेगेंडा फिल्म आई है, इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी वही हैं, आदित्य धर, और इसमें वही यामी गौतम, यानी उनकी आदित्य धर की पत्नी, वही हीरोइन है। और इसमें जिस तरह से आजकल नया ट्रेलर लॉन्च आया, और उस ट्रेलर आया है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को दिखाया गया है और अमित शाह को दिखाया गया, पार्लियामेंट में कही गई उनकी बातों को थोड़ा मिर्च मसाला लगा के फिल्मी स्टाइल में, डायलॉग स्टाइल में दिखाया गया है। वो नई तरह का ट्रेलर आने के बाद साफ़ हो गया कि दरअसल इस बार जो उड़ी वाली जो फिल्म थी सर्जिकल स्ट्राइक, उसकी जगह इसको ठीक चुनाव से पहले लाके एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई है कि देखिए, आर्टिकल 370 प्रधानमंत्री का नारा, अब की बार 370 दोनों को साथ जोड़ के एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर सवाल यहाँ पर भी वही आता है कि जो डिक्टेटरशिप वाली बात होती है, कि जब बात कहीं भी डिक्टेटरशिप की होती है तो सबसे बड़ा उदाहरण आता है हिटलर का। और हिटलर के बारे में भी ये मशहूर है कि उसका एक प्रचार मंत्री होता था, उसका नाम अभी भूल रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। उसका जो प्रचार मंत्री था, उसका सबसे बड़ा काम होता था कि वो दिन में कम से कम 2 या 3 बार जो ये फिल्म बनाने वाले हैं, जो एंटरटेनमेंट कंपनीज हैं, इनके साथ बैठक करता था और इन्हीं लोगों को आसपास रखता था, और अपनी तरह से सरकार के प्रचार की फिल्में बनवाता था और उन्हें लोगों के बीच दिखाता था, लोगों तक पहुँचाता था। तो ये जो इस तरह की 370 आर्टिकल 370 टाइप की फिल्में आ रही है, क्या ये वहीं से उठाया हुआ आइडिया है? अगर वहीं से उठाया हुआ आइडिया है तो बाकी आइडिया भी क्या उसी तरफ ले जा रहे हैं, उसी तरफ दिखा रहे हैं? बस फ़र्क इतना लग रहा है मुझे कि कुछ चीज़ें हिटलर वाली दिख रही है, कुछ चीज़ें पुतिन वाली दिख रही हैं, कुछ चीज़ें चाइना से उठाई दिख रही है। अब पुतिन वाली चीज़ें आपको मैं बताता हूँ क्या है। आप अक्सर देखते हैं प्रधानमंत्री कभी स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं, कभी चीतों के साथ फिल्म दिखा रहे हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं, कभी किसी के साथ। वो सब आपको याद दिलाता होगा व्लादिमीर पुतिन की भी अक्सर इस तरह की फ़ोटो आती रहती है। कभी वो एक्सरसाइज करते हुए फ़ोटो आती है, कभी वो बर्फ़ में नहा रहे हैं उसकी फ़ोटो आती है, कभी सैनिकों के साथ पिस्टल के साथ फ़ोटो खिंचाते हैं, पिस्टल को जो है ऑपरेट कर रहे हैं। उसी तरह की चीज़, वो आइडिया लेके प्रधानमंत्री मोदी की भी आए दिन इस तरह की तस्वीरें आती हैं। कुछ समय पहले, कुछ साल पीछे जाइए
तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ की भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आती थी। अब मुशर्रफ साहब का क्या हुआ ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ध्रुव राठी या फिर और कोई यूट्यूबर ये सवाल उठाता है और उस सवाल पे इतना भयंकर रिएक्शन आता है या इतना तीखा रिएक्शन आता है, तो फिर ये बात बिल्कुल सही बैठती कि कहीं ना कहीं वो सच कह रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके प्रोग्राम में सच है, कहीं ना कहीं उनके सवाल सरकार को चुभ रहे हैं। और अगर सरकार को सवाल चुभ रहे हैं और जनता को उनके वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो 2 महीने बाद जो सिनेरियो आपके सामने आएगा वो सिग्नल फ़िलहाल इस सरकार के लिए अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। फ़िलहाल प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त, मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में। तब तक वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर दबाइएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। और आप हमारे सदस्य बनना चाहते हैं तो जॉइन बटन के ज़रिए हमें आप एक फैमिली की तरह अपने साथ शामिल कर सकते हैं। नमस्कार।